गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं शशांक लेकर आया हूं आपके लिए 7 मई के करंट अफेयर्स, जिसमें कि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे? क्योंकि आज द हिंदू में साइंस एंड टेक के बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं, तो हम उनको एक करके देखेंगे आज। ठीक है, सो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, एक और चीज आगे चलने से पहले, मैं अपने करंट अफेयर्स के सेशन में क्विज भी लेकर आ रहा हूं। जिन लोगों का वनडे एग्जाम होता है, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल हो गया, सीएपीएफ, सीडीएस, तो उन एग्जाम्स में जो भी क्विज की वेटेज होती है, मतलब कि जो भी एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस की होती है वेटेज, वो बहुत ज़्यादा होती है। अपने मैं करंट अफेयर्स सेशन में ये भी लेके आ रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को जो प्रीवियस मंथ्स के जो करंट अफेयर्स हैं, जैसे कि आपकी मैगजीन्स हो गई, उन सब में मैं उनको भी कंपाइल करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं रिवीजन सीरीज भी लेके आ रहा हूँ। आप ये देखिए, 3-4 चीजें एक आपको यूट्यूब चैनल पर मिल रही है मेरे पढ़ाए हुए सेशंस में। ठीक है, आप लोगों को एक चैनल को रेफर करना है फॉर करंट अफेयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम शशांक है, मैं स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में करंट अफेयर्स आपको पढ़ाता हूं। तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहला आज का जो कंटेंट है, जो पहली न्यूज है, वो आपकी GS3। आज ज्यादातर GS3 ही रहने वाला है, क्योंकि साइंस एंड टेक का है ना ये, इसीलिए GS3 विच इज साइंस एंड टेक। देखते हैं क्या है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो FD है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्स, उन्होंने अप्रूव किया है क्या, देखते हैं। पहली वैक्सीन कौन सी? RSV वैक्सीन। देखते हैं, यह आपका न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। ठीक है, द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो ये संस्था है FDA, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड, इसने अप्रूव किया है फर्स्ट वैक्सीन, पहली वैक्सीन का नाम क्या है? एरिक्सवी वैक्सीन, विच इज योर एरिक्सवी वैक्सीन। ये किसके लिए होता है? फॉर रेस्पिरेटरी साइंशियल वायरस, RSV। RSV का फुल फॉर्म क्या है आपका? रेस्पिरेटरी साइंशियल वायरस। और ये क्यों होता है? मतलब अगर इसको किसी को ये हो जाए RSV वायरस, तो उसमें क्या होता है? बेसिकली ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो सांस लेने की जो नली होती है, उसमें आपका ये अवरोध उत्पन्न करता है। मतलब कि इसमें ये आपका डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। ठीक है, इट क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस अंडर योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम, and this RSV virus is basically linked with the respiratory disease. पहला चीज, RSV जो है वो रेस्पिरेटरी डिजीज है। ठीक है, इट इज योर रेस्पिरेटरी डिजीज। और ये मेजरली होता किस में है? दिस मेजरली अकर्स इन द पीपल हु आर ओल्डर इन देयर एज। मतलब कि जो 60 साल के होते हैं या उनके ऊपर होते हैं, बेसिकली ये उनको होता है, बिकॉज दे आर मोर वल्नरेबल। मतलब कि ये लोगों को ज्यादा होने के चांसेस हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो वैक्सीन है ना गाइस, जो कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव करी है, दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन। अब विश्व में जब ये फर्स्ट आ गई है, अल्टीमेटली ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट RSV वैक्सीन जो कि अप्रूव हुई है कहीं भी कहीं भी वर्ल्ड में। इंडिया हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट RSV वैक्सीन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इंडिया पहले स्थान पर आया है। ठीक है, The vaccine is manufactured by the company GSK। GSK कंपनी जो है, इसने ये वैक्सीन मैन्युफैक्चर करी है। ठीक है,
ठीक है, आगे देखते हैं। जो आरएसवी है, जो आपका आरएसवी वायरस है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमन रेस्पिरेटरी साइंशियल वायरस, ठीक है, एंड ह्यूमन ऑर्थोनिम्यूनोवायरस। ऑर्थोनिम्योवायरस is a common contagious virus that causes infection in the URTI. What is URTI? URTI is your upper respiratory tract infection. So this is the name of the disease, ठीक है, जो कि URTI होता है। और ये क्या है? बेसिकली इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। मतलब कि जो RSV है आपका, इसको और किस किस नाम से जाना जाता है? इसको कहा जाता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी साइंशियल वायरस, पहली चीज। दूसरी चीज, इट इज कॉल्ड ह्यूमन ऑर्थोनिम्योवायरस। आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि RSV इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन ऑर्थोनिम्योवायरस। सो यस, इट इज ट्रू, ठीक है। और ये इन्फेक्शन कहां पे कॉज करता है? ये आपका इन्फेक्शन करता है कॉज URTI में, विच इज योर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कॉज करता है इन्फेक्शन, ठीक है। और बेसिकली ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। दिस इज योर सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस, ठीक है। अच्छा, दो तरह के होते हैं वायरस, एज वी नो। फर्स्ट इज योर RNA बेस्ड वायरस एंड सेकेंड इज योर DNA बेस्ड वायरस। RNA बेस्ड वायरस एंड DNA बेस्ड वायरस, दो होते हैं, ठीक है जी। आगे देखते हैं। अब अगर मैं बात करूं कोविड की, आपने पूरे विश्व ने कोविड का दौर देखा है कि नहीं? सो अगर मैं कोविड की बात करूं, सो कोविड का जो वायरस है ना, दैट इज एक्चुअली अ RNA वायरस। दैट इज अ RNA वायरस, ठीक है। जो ये कोविड है, जो कोविड-19 का जो वायरस होता है, ये आपका बेसिकली RNA बेस्ड वायरस होता है, ठीक है। ये क्या होती है? दीज आर योर स्पाइक प्रोटीन्स, या फिर एस प्रोटीन भी बोलते हैं इनको, एस प्रोटीन, ठीक है। सो कोविड होता है, दैट इज योर RNA वायरस विच इज नॉट स्टेबल बिकॉज ऑफ एरर्स इन द सीक्वेंस। ये स्टेबल नहीं होता है। स्टेबल इन द सेंस क्या हम लोग इससे जानते हैं? स्टेबल मतलब कि इसका कोई मतलब क्या बोलते हैं? जैसे कि अगर ये मैं ड्रॉ करूं वायरस, देखिए ये है ना, सो ये स्टेबल नहीं है। मतलब कि इट नीड्स अ होस्ट एज इन इसको एक ह्यूमन सेल चाहिए। जैसे कि ये ह्यूमन सेल है, ये ह्यूमन सेल में आपका लगा है ACE2 रिसेप्टर। ये रिसेप्टर के बारे में UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सो ये जो वायरस है, इसको एक होस्ट चाहिए, इसको एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहिए इन ऑर्डर टू सर्वाइव, इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई। नाउ जब ये ह्यूमन वायरस इसमें आके जब ये चिपक जाता है, सो इट मल्टीप्लाइज। 1 का 2 होगा, 2 का फिर आपका 4 होगा, 4 का 8, सो फॉर एंड सो फोर्थ, ऐसे बढ़ते रहेगा। सो ये स्टेबल नहीं है, ये बढ़ना चाहता है, ये आगे बढ़ना चाहता है वायरस, ठीक है ना। और इसका सीक्वेंस अपने अपने दर पे चेंज होते रहता है। जैसे कि हमने बहुत सारे वेरिएंट्स देखे हैं, हमने ओमाइक्रॉन देखा, ठीक है, हमने फिर लैम्डा भी देखा, ठीक है। ऐसे ऐसे हमने बहुत सारे वेरिएंट्स और लीनेजेस हमने देखे हैं कोविड के दौरान। सो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कोविड का वायरस है, दैट इज योर RNA वायरस। जो भी RNA वायरस होंगे वो कभी भी स्टेबल नहीं होंगे, वो हमेशा मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, मैं अगर DNA बेस्ड की वायरस की बात करूं, सो जो DNA बेस्ड वायरस होता है, जो आपका DNA बेस्ड वायरस होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है, वो ज्यादा
स्टेबल होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिटवीन RNA एंड DNA वायरस विच इज मोर स्टेबल, सो DNA viruses are more stable as compared to RNA वायरस। जो DNA के जो वायरस होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू योर RNA वायरस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, और किसी को नोट्स बनाने हैं तो वो भी वो ले सकता है। एक मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, साइंटिस्ट्स हेल्प फाइंड न्यू काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर मोटर। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक नए प्रकार का मॉलिक्यूलर मोटर को फाइंड किया है, उसकी फंक्शनिंग्स को फाइंड किया है। सो देखते हैं गाइस कि सबसे पहली बात कि जो मॉलिक्यूलर मोटर है ये क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज हम इसके फंक्शनिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम इसके फंक्शनिंग के बारे में बात करेंगे। ओके, सो दिस इज आवर टॉपिक विच इज रिलेटेड टू योर GS3 साइंस एंड टेक। देखते हैं क्या है ये टॉपिक। ठीक है, सो हम जानते हैं कि जो सेल होता है, सेल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सेल में आपका सेल मेम्ब्रेन भी होता है। ठीक है, आपका यहाँ पे गोल्गी अपैरेटस भी होता है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, और आपका पावर हाउस ऑफ सेल भी होता है विच इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सेल में आपका न्यूक्लियस भी होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर DNA होता है। ठीक है, न्यूक्लियस कंटेन्स योर DNA। ठीक है, सो हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस सेल में मॉलिक्यूलर मोटर का क्या इसमें रोल है। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक न्यूज में है, सो अल्टीमेटली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं। सो ये आपकी कटिंग है न्यूज की, एज यू कैन सी। हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि मॉलिक्यूलर मोटर क्या है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। सो हर एक इंडिविजुअल जो है वो सेल का बना है। सेल आप और हम जानते हैं सेल क्या है, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेल इज कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनेलीज। मतलब कि सेल में जितने जितने तरह के पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये देखिए, आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, आपका गोल्गी अपैरेटस हो गया, मेम्ब्रेन रिकम्पोर हो गया, मिटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, फिर आपका न्यूक्लियस हो गया। सो ये सब चीजें क्या हैं, ये सब आपकी बनाती हैं ऑर्गेनेलीज। दीज फॉर्म्स योर ऑर्गेनेलीज। ठीक है, मतलब कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेल। देखते हैं। ठीक है, एंड हम लोगों को एनर्जी चाहिए टू परफॉर्म एनी फंक्शन इन द सेल। हम ये अभी मॉलिक्यूलर मोटर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने क्या बताया, हर एक इंडिविजुअल सेल का बना हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, सेल में जितने भी डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज, एंड वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म एनी फंक्शन इन द सेल। ईच सेल इन द बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स सूप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। हम जानते हैं कि हर एक पार्ट जो सेल का होता है वो अपने में एक केमिकल रिएक्शन को उत्पन्न करता है, उसको प्रोड्यूस करता है। किसके लिए? एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, लेकिन वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल इज नॉट एट ऑल एनफ, वो एनफ नहीं होती है। ठीक है, सो सेल्स क्या करते हैं, सेल्स ऑल्सो नीड टू मूव थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये आपका हो गया एमीबा। ठीक है, जैसे कि ये हो गया एमीबा, और एमीबा में एक स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। ठीक है, जैसे कि
ये हो गया, ये हो गया स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। सो स्यूडोपोडिया क्या करता है गाइस? स्यूडोपोडिया एक्चुअली जैसे कि यहां पे फूड पार्टिकल रखा है ना, ठीक है, सो इसको ये एनगल्प करने की कोशिश करता है, ये इसको अपने अंदर लेने की कोशिश करता है, ठीक है। सो जब ये फूड इसके अंदर आ गया, फिर ये डाइजेस्ट होगा, देन इट विल बी पास्ड एज अ वेस्ट, ठीक है, समझ गए। नाउ जो फूड का मूवमेंट हुआ है ना इस तरफ को, ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब फूड का मूवमेंट हो रहा है किसी भी सेल के अंदर, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी। और वो कहां से आता है? वो आता है सेल से, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो एनर्जी है ये काफी नहीं है किसी भी सेल के वर्किंग के लिए। तो cells also need to move such things such as pull two organelles together, move cargo। कार्गो यहां पे क्या है? is your food, is your food। ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना ये, ठीक है, towards and away from the nucleus and the power the movement of subnuclear molecules, ठीक है। many of these actions are driven by molecular motors, molecular motors। अब जाके इसका डेफिनेशन आया। सो अगर मैं आपको शॉर्ट एंड किस भाषा में समझाऊं, सो जो मॉलिक्यूलर मोटर है बेसिकली क्या होता है, कोई भी आपका सेल अगर एज अ फंक्शन वो वहां पे परफॉर्म करे और वो किसी भी फूड को अपने अंदर ले और उसका मूवमेंट हो, ठीक है, उसका मूवमेंट हो, सो ये सब चीजें क्यों पॉसिबल हैं, ये सब चीजें कैसे हो रही हैं? ये सब चीजें हो रही हैं बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर मोटर। बिकॉज हम जानते हैं कि जो सेल्स में जो एनर्जी होती है दैट इज नॉट सफिशिएंट एनफ फॉर एनी सेल टू परफॉर्म द बेसिक फंक्शन। सो इसमें क्या होता है कि बाय द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर मोटर दिस फंक्शन, ये जो फंक्शन है फूड का अंदर आना, उसको डाइजेस्ट करना, फिर उसको एज अ वेस्ट बाहर फेंकना, सो ये सब मुमकिन कैसे है? बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर मोटर, ठीक है, विच यूज बायोकेमिकल एनर्जी टू डू मैकेनिकल वर्क, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए यहां पे कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं। एनर्जी जनरेटेड, जो एनर्जी जनरेट हो रही है किसी भी सेल में वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेल जो है, सेल नीड्स टू मूव थिंग्स। अब मूव वहां पे होगा, मूवमेंट ऑफ होगा किसी भी चीज का, तो वहां पे एनर्जी चाहिए ही चाहिए, वो काफी नहीं है, ठीक है। सो मूवमेंट इन दैट हैपेंस इनसाइड द सब सेलुलर ऑफ अ सेल। मतलब कि सेल में, जैसे कि ये सेल हो गया, सेल में भी सब सेल जो होगा ना उसको बोलते हैं हम लोग सब सेलुलर, ठीक है। सो अब हम यहां पे ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, एक और इसमें से टॉपिक लिंक होके आता है विच इज योर RAB5। तो ये क्या है? बेसिकली ये एंजाइम है। मैं इस पे आता हूं कि ये वर्किंग कैसे करेगा, और ये टॉपिक जो है वो मॉलिक्यूलर मोटर से लिंक कैसे है, अभी आता हूं मैं इस पे। सो when an enzyme called RAB binds to a long protein called EEA1, so EEA1 क्या हो गया? ये आपका प्रोटीन हो गया, ये आपका प्रोटीन हो गया। सो जब भी आपका RAB5 जो आपका एंजाइम है, जो RAB5 है, जो एंजाइम है, जब ये बाइंड करेगा प्रोटीन से जो कि है EEA1, ठीक है, तो क्या होता है? बेसिकली इट लूजेज इट्स रिजिड शेप। सो जो प्रोटीन है, जो आपका EEA1 है, ये आपका ओरिजिनल शेप लूज कर देता है, ठीक है, और इसकी वजह से ये सिकुड़ जाता है एक तरह से, ठीक है।
दिस कोलैप्स पुल्स टू मेम्ब्रेन्स इनसाइड अ सेल क्लोजर टू ईच अदर। सो बेसिकली ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये मॉलिक्यूलर मोटर में एक्चुअली क्या हो रहा है वो मैं समझाया हूं। एक बार दोबारा से, मॉलिक्यूलर मोटर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि सेल में जो बेसिक एनर्जी है वो सफिशिएंट नहीं है फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ सेल। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, तो ऐसा क्या किया जाए किसी सेल में कि जो बेसिक नेसेसिटी है उसको पूरा किया जाए। सो पूरा कौन करता है? मॉलिक्यूलर मोटर। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, कैसे होता है ये देखिए। सो इसमें एक एंजाइम होता है विच इज कॉल्ड RAB5E। ठीक है, ये जब जाके मिलता है EEA1 विच इज अ प्रोटीन। सो EEA1 बेसिकली एक तरह से इट लूजेस इट्स शेप। व्हेन इट लूजेस इट्स शेप, सो इट टेंड्स टू कोलैप्स। ये कोलैप्स कर जाता है। कोलैप्स करते ही ये अपने अंदर चीजों को खींच लेता है। ठीक है, सो ये एक तरह से इट इज वर्किंग एज अ मैकेनिकल सेल। ठीक है, मतलब कि जहां पे कि ये एक तरह से इट इज एक्टिंग एज अ मैकेनिक्स। ठीक है, सो दिस वर्किंग कंडीशन ऑफ अ सेल इन टर्म्स ऑफ अ मैकेनिक्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मोटर। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका RAB5 जो कि आपका एक एंजाइम है, और EEA1 बेसिकली आपका एक प्रोटीन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Just take a screenshot, then we'll move ahead. ठीक है, सो आगे बढ़े। चलिए, अब इसी का मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है यहां पे। सो ये हमारे हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए है। ठीक है, सेम चीज मैंने समझाई है जो मैंने अभी एक्सप्लेन की थी अपने लास्ट स्लाइड में, वही चीज लिखी है सेम। सो नेक्स्ट देखते हैं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए ले सकता है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वेस्ट वाटर स्टडी डिटेक्ट्स अ लार्ज साइलेंट वेव इन बेंगलुरु। सो जो वेस्ट वाटर की जो स्टडी की गई है उसमें कुछ कुछ न्यूज आई है। अब न्यूज क्या है, उसमें क्या पाया गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कहां पाया गया वो तो खैर इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहानी में नहीं जाना। ठीक है, सो यहां पे एक टर्म है विच इज GSAID। ये कोविड के टाइम में बहुत न्यूज में था, बहुत ज्यादा। ठीक है, सो GSAID क्या होता है? दिस इज ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा। मतलब कि एक तरह का ये ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जहां पे कि बहुत सारे सीक्वेंस जो हैं वो आपके इसमें आते हैं। ठीक है, जैसे कि कोविड हो गया, सो कोविड के कितने सारे वेरिएंट्स हैं उन पे स्टडी करना, उनको एनालाइज करना। ठीक है, वर्ल्ड में कोई भी नया एक वेरिएंट आया, सो उसको लेकर उसकी फर्दर स्टडी करना, ये सब चीजें कहां पे स्टोर होती हैं? GSAID में। ठीक है, सो GSAID क्या है? दिस इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा। जितने भी इन्फ्लुएंजा वायरसेस होते हैं उन सब का डेटा यहाँ पे स्टोर होता है, पहली बात। दूसरी बात, प्रीवियसली द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा एवियन इन्फ्लुएंजा डेटा इज अ ग्लोबल साइंस इनिशिएटिव। ये ग्लोबल साइंस इनिशिएटिव है जो कि एस्टैब्लिश कब हुआ था? 2008 में हुआ था ये आपका एस्टैब्लिश, 2008 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, to provide the access to genomic data of influenza viruses। मतलब कि जीनोमिक डेटा उसका देना ताकि फर्दर वो स्प्रेड ना हो सके
और उसको रोका जाए। मतलब कि हम किसी भी वायरस का अगर जेनेरिक इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं तो उसके खिलाफ हम वैक्सीन डेवलप करते हैं, और वैक्सीन डेवलप करते ही हम उस सीक्वेंस के वायरस को रोक सकते हैं। और ये सब मुमकिन कैसे होता है? बिकॉज ऑफ योर GSAID इनिशिएटिव। ये जो GSAID है इसके वजह से होता है। ठीक है, ये नीचे मैंने हिंदी में लिखा है, इसका जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हिंदी के वो देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, ये आपका स्पेस एंड साइंस एंड टेक में आ जाता है, जो कि अगेन आपका GS3 से लिंक है। GS3 देखते हैं टॉपिक में है क्या। थोड़ा सा टॉपिक के बारे में जानते हैं। टॉपिक है ब्लैक होल। यहां पे ब्लैक होल की बात हो रही है, फर्स्ट टॉपिक। दूसरा हम जानेंगे TDE के बारे में। TDE के बारे में हम लोग जानेंगे। TDE क्या होता है? टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट। टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट क्या होता है हम ये जानेंगे। दूसरी चीज, प्रोसेस क्या है, ये टॉपिक न्यूज में है तो फिर इसका इंपैक्ट कैसे पड़ता है हम वो देखने की कोशिश यहां पे करेंगे। फिर एक्रेशन डिस्क, ये क्या चीज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, टॉपिक तो एक आया बट मैंने कंटेंट निकाला 3-4। ये इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी होता कैसे है। देखिए, अगर मैं किसी भी स्टार की बात करूं, ठीक है, मैं अगर सितारे की बात करूं, उसके बहुत सारे फेजेस होते हैं। ठीक है, स्टार अगर अपने लास्ट फेज में हो क्या होता है, अगर उसके पास कोई ब्लैक होल प्रेजेंट हो, जैसे कि ये ब्लैक होल है, ठीक है, ये स्टार है यहां पे, जैसे कि स्टार है ये, ठीक है, एक मिनट, जैसे कि ये स्टार है, ठीक है, ये स्टार है। अब क्या होगा कि इट विल एक्चुअली बी पुल्ड, ये पुल हो जाएगा ब्लैक होल से, बिकॉज वी नो ब्लैक होल के पास बहुत ज्यादा इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ठीक है, इतनी ज्यादा होती है कि नॉट इवन लाइट कैन एस्केप दिस। लाइट भी इसमें से एस्केप, मतलब कि इसके यहां से पास नहीं हो सकती, वो इसको भी अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि एक्रेशन डिस्क क्या होता है। व्हाट इज एक्रेशन डिस्क? हम यहां पे समझने की कोशिश करते हैं एक बार। जैसे कि यहां पे स्टार है, ये वही चीज मैं वहां पे ड्रॉ की थी, सेम वही चीज लिखी है यहां पे। ये जैसे कि स्टार है, ठीक है, स्टार का लास्ट फेज आया, ठीक है, तो ये हल्का सा बेंड हो गया, ये स्क्वीज हो गया। ठीक है, एक्रीशन डिस्क जो होता है, वो बेसिकली स्ट्रक्चर है, ये एक तरह का स्ट्रक्चर है फॉर्म्ड बाय डिफ्यूज मटेरियल इन ऑर्बिटल मोशन। जो भी स्टार का जो डिफ्यूज मटेरियल है, ठीक है, जितना भी ये डिफ्यूज मटेरियल है, ये जब इसके आसपास, जब इसके इर्द गिर्द आ जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग एक्रेशन डिस्क। दोबारा समझा रहा हूं मैं, जो भी स्टार है उसका डिफ्यूज मटेरियल जब हो जाएगा और जो इसके आसपास जब वो डिफ्यूज मटेरियल फैल जाएगा, लाइक अ क्लाउड, एक बादल के आकृति के समान जब वो फैल जाएगा, इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे एक्रीशन डिस्क। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एक्रीशन डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे हिंदी में जो है स्टूडेंट्स, उनके लिए लिखा है मैंने यहां पर, हमने उनका भी ध्यान रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, TDE के बारे में देखते हैं। TDE क्या होता है? TDE इज बेसिकली योर
टाइडल डिसरप्शन इवेंट, ये एक तरह का एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जहां पे कि जो स्टार है, जो सितारा है, वो अप्रोच करता है किसकी तरफ, टुवर्ड्स योर सुपर मैसिव ब्लैक होल, टुवर्ड्स योर सुपर मैसिव ब्लैक होल। हम पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सो स्टार है यहां पे, ठीक है, इस स्टार की वजह से, सॉरी ये जो स्टार है यहां पे, और यहां पे आपका सुपर मैसिव ब्लैक होल है, ठीक है। सो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि बिकॉज ऑफ द टाइडल डिसरप्शन इवेंट, बिकॉज ऑफ दिस इवेंट क्या हो रहा है, ये जो ब्लैक होल है ये इसको पुल कर रहा है अपनी तरफ, ठीक है, पुल कर रहा है। फिर क्या हो रहा है, पुल करने के बाद स्टार का डिफॉर्मेशन हो जा रहा है, स्टार का डिफॉर्मेशन हो जा रहा है। सो इस वजह से जो क्लाउड जैसी फॉर्मेशन हो रही है ब्लैक होल के आसपास, इसका बोलते हैं एक्रीशन डिस्क, और इस इवेंट को बोलते हैं, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं टोटल डिसरप्शन इवेंट, टोटल डिसरप्शन इवेंट। अगर मैं एक लाइन में समझाऊं, सो टोटल डिसरप्शन इवेंट एक इवेंट है जहां पे कि ब्लैक होल अपनी तरफ किसी भी स्टार को खींच लेता है, ठीक है, उस रीजन से क्या होता है कि ब्लैक होल के अंदर पूरा स्टार आ जाता है। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के वक्त एक टर्म यूज होती है विच इज कॉल्ड स्पेगेटिफिकेशन, विच इज कॉल्ड स्पेगेटिफिकेशन। स्पेगेटिफिकेशन क्या है समझते हैं। देखिए ये जो है ना गाइस, एक मिनट, ये हाँ, देखिए जैसे कि यहां पे स्टार है ना, ठीक है, यहां पे स्टार है, ठीक है, अब स्टार को ये ब्लैक होल अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। सो पुल करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा कि ये एक तरह से ऐसे आएगा, इस फॉर्म में आएगा, और ये डिफॉर्म हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, यहां पे आते 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 ये इसके आसपास फैल जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्रीशन डिस्क। पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो है ना गाइज, ये चीज, ठीक है, ये जो चीज यहां से यहां आ रही है ना फैल कर, सो दिस इज जस्ट लाइक अ नूडल, ठीक है, इसको खाना मत समझ लो, ठीक है, दिस इज जस्ट लाइक अ नूडल, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं नूडल इफेक्ट, नूडल इफेक्ट, ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग स्पेगेटिफिकेशन, स्पेगेटिफिकेशन, इसको हम इस टर्म से भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये मेन चीजें थी। आपका फर्स्ट निकल के आता है टॉपिक विच इज योर एक्रीशन डिस्क, पहला। दूसरा आता है आपका टीडीई, दूसरा। तीसरा आता है आपका स्पेगेटिफिकेशन, ये टर्म क्या होती है, ठीक है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर में ये सब चीजें नहीं लिखी हुई हैं, सिर्फ ब्लैक होल दिया हुआ है और टीडी लिखा हुआ है। सो रिसर्च करके चीजों के बारे में पढ़ के मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहा हूं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। सो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि स्पेगेटिफिकेशन क्या होती है। स्पेगेटिफिकेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जहां पे जो स्टार है वो अपना फॉर्मेशन बिल्कुल डिफॉर्म करके ब्लैक होल की तरफ आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पेगेटिफिकेशन। क्या होता है ना कि जब वो आ रहा होता है ना स्टार, जैसे कि ये स्टार है, सो ये जो है ना लाइन, सो दिस लुक्स लाइक अ नूडल, ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा स्पेगेटिफिकेशन या फिर नूडल इफेक्ट, ठीक है। सेम चीज यहां पे हमारे जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी दी गई है। अच्छा, इसका जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, एक मिनट।
एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज आ रही है एटमॉस्फेयर से, हमारे वातावरण से। क्या है देखते हैं। न्यूज ये आ रही है कि एटमॉस्फेरिक डस्ट, जो हवा में, जो वातावरण में जो धूल के कण हैं, ठीक है, वो हमारे इकोसिस्टम में कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं वो हम देखेंगे यहां पे थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका न्यूज है जो द हिंदू में आया हुआ है। ठीक है, देखते हैं क्या न्यूज है। हमारा जो ओशियन इकोसिस्टम है ना गाइस, जो ओशियन इकोसिस्टम है वो साफ होता है। दे आर बीइंग क्लिंज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक डस्ट। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो इसमें एक प्रोसेस इन्वॉल्व है विच इज कॉल्ड एज अपवेलिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, अपवेलिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस इन विच डीप कोल्ड वाटर rises toward the surface। डीप कोल्ड वाटर राइज टुवर्ड द सरफेस, मतलब कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स यहां पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये एक तरह से सरफेस पर आ जाएंगे। सरफेस पे आने के बाद क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सी लेवल पर आकर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके सी लेवल पर आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपवेलिंग, पहली चीज। दूसरी चीज कि वाटर जो है वो रिप्लेस हो गया है, न्यूट्रिएंट रिच वाटर दैट वेल्स अप, अभी एक्सप्लेन किया मैंने आप लोगों को, फ्रॉम बिलो। कंडीशंस आर ऑप्टिमल फॉर अपवेलिंग अलोंग द कोस्ट व्हेन विंड्स ब्लो अलोंग द शोर। मतलब कि ये जो अपवेलिंग का प्रोसेस है ये हवा के कारण और ज्यादा बेहतर हो जाता है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि जो आपका साउथ अमेरिका है, ठीक है, साउथ अमेरिका में आपकी एक पेरू करंट नाम की करंट होती है, योर पेरू करंट। ठीक है, इस करंट में क्या होता है, इस करंट में होता है बेसिकली कि ट्रांसफर्स फ्रॉम बिलो टू अबव, मतलब कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं नीचे की तरफ वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं सरफेस पर। ठीक है, अब ये तो अपवेलिंग का कंसेप्ट हो गया कि अपवेलिंग क्या होती है। अब मैं इस अपवेलिंग को लिंक करता हूं न्यूज में कि न्यूज क्या है आज की। लेटेस्ट न्यूज ये कहती है कि द डस्ट, जो धूल पार्टिकल है फ्रॉम डेजर्ट, acts as a source of nutrition, so for the growth of phytos the atmospheric dust is a important thing। क्या मतलब इसका ये मतलब हुआ कि दो तरह की चीजें होती हैं। पहला, अपवेलिंग के प्रोसेस की वजह से जो समुद्र के नीचे जो न्यूट्रिएंट इकट्ठा है वो सरफेस पर आ जाता है, पहली बात, which is your upwelling। दूसरी बात, एक और प्रोसेस है जिस वजह से जो न्यूट्रिएंट है वो सरफेस पे आ जाता है। एक तो अपवेलिंग हो गया, दूसरा हो गया एटमॉस्फेरिक डस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, लेटेस्ट स्टडी ये कहती है कि जो भी डेजर्ट्स हैं, जो भी रेगिस्तान है, ठीक है, जो भी यहां पे आपके रेगिस्तान होंगे उनसे जो डस्ट आके चिपक जाती है सी के सरफेस पे, ये भी एक तरह से न्यूट्रिशन, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन के जैसे एक्ट करते हैं। ठीक है, और ये भी फाइटोप्लैंक्टन्स जो मेरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ग्रोथ के लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं अगर
फाइटोप्लैंक्टन्स की बात करूं सो ये क्या होते हैं, बेसिकली जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं दे आर दी मेरीन ऑर्गेनिजम्स और इनका प्रेजेंस किसी भी वाटर बॉडी में, किसी भी ओशन में उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में बताता है कि वो जगह कितनी ज्यादा न्यूट्रिएंट है, ठीक है। और यही नहीं, दे एक्ट एज अ बायो फर्टिलाइजर। जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं दे एक्ट एज अ बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, दे एक्ट एज अ बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी मैरीन के इकोसिस्टम के लिए, ठीक है। सो ये 3-4 चीजें हैं जो कि इस न्यूज में कवर की गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लोकस्ट मतलब कि टिड्डे, ठीक है, टिड्डे के बारे में बात की गई है। देखते हैं क्या है यहां पे टिड्डों की न्यूज। सो ये आपका क्या है, GS3, ठीक है, साइंस एंड टेक एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। और फूड सिक्योरिटी से भी आ सकता है क्वेश्चन, फूड सिक्योरिटी, ठीक है। देखते हैं कैसे। अगर मैं लोकस्ट की बात करूं जो टिड्डे होते हैं, जो लोकस्ट होते हैं, वो एक तरह से मतलब अच्छे तो होते ही हैं खैर, लेकिन उतने वो खराब भी होते हैं। खराब कैसे, देखिए पहली बात अच्छी बात करता हूं, वाई दे आर इंपॉर्टेंट एज अ सोर्स, एज अ फूड चेन। वो फूड चेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। खराब क्यों है देखते हैं। किसी भी, ठीक है, मार्क माई वर्ड, किसी भी क्रॉप पैटर्न में, किसी भी फूड इंडस्ट्री में लोकस्ट का होना बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित होता है। कैसे, गेहूं के बहुत सारे क्या बोलते हैं क्रॉप्स हैं, ठीक है, पल्सेस के बहुत सारे क्रॉप्स हैं, धान है, चावल है, ठीक है, गेहूं है। अगर उन सारे क्रॉप्स पे, उन सारे पौधों पर अगर टिड्डे आ जाएं और ये टिड्डे उनको खा जाएं तो एक तरह से ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है किसी भी कंट्री के फूड सिक्योरिटी या फूड इंडस्ट्री के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो ये लोकस्ट है ना, ये माइग्रेट करते रहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक जगह रहकर वहीं पर रहेंगे, नहीं, ये ईरान से आएंगे, ईरान से फिर पाकिस्तान होते हुए फिर इंडिया में भी आने की आशंका है, अभी आशंका ही हो रही है बस, ठीक है। सो इनके आने की आशंका है। सो टिड्डे जो होते हैं, जो लोकस्ट होते हैं, बेसिकली दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। सो लोकस्ट जो है, हाउ इट इंपैक्ट्स द फूड सिक्योरिटी मैंने कवर कर दिया। हाउ इट एक्ट्स एज अ वेपन टू डिस्ट्रॉय कंट्रीज फूड इंडस्ट्री एंड क्रॉप पैटर्न। अब देखिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके आगे आने की कोशिश कर रही हैं। अब इसी बीच अगर कोई लोकस्ट अगर छोड़ दें किसी भी देश में, ठीक है, सो क्या होगा, उस कंट्री में हाहाकार हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली देखो, जो फूड है वो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, ठीक है। और अगर फूड इंडस्ट्री पे सीधे अगर कोई चीज़ टैकल करे सो उसमें क्या होगा कि फूड सिक्योरिटी विल बी चैलेंज्ड, ओके। सो इट कैन एक्ट एज अ वेपन, ये एक हथियार की तरह भी यूज हो सकता है बाय द एनिमी कंट्रीज, ठीक है। और ये जो है ये मूव करते रहते हैं ईरान से पाकिस्तान और अन्य देश में भी, ठीक है। सो इन सब चीजों को देखते हुए, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, इन सब को देखते हुए हमने लोकस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी लाए हैं। हम लोग ये स्ट्रैटेजी लाए हैं, देखते हैं इसमें क्या है। सो जो ये लोकस्ट हैं, जो एक तरह से माइग्रेट
करते रहते हैं एक देश से दूसरे देश में, और ये थ्रेटन करते हैं क्या, फूड सिक्योरिटी को अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। और अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं, सो हम लोगों ने एक ऐसा चीज डेवलप किया है जो कि अवॉइड करेगा बीइंग ईटन बाय अदर लोकस्ट्स बाय प्रोड्यूसिंग अ स्मेली फेरोमोन कॉल्ड फिनाइल एसिटोनाइट्राइल PAN. According to a new study, the discovery of an anti-cannibalistic signaling pathway in locust could provide a target for locust management strategies. ठीक है, among species of locusts, cannibalism क्या होता है, जब एक स्पीशी अपने ही स्पीशी को जब खाए उसको बोलते हैं cannibalism. Cannibalism is common and cannibalistic interactions have been implicated in the formation of damaging swarms. ठीक है, so basically इस चीज के डिस्कवरी से which is called phenyl acetonitrile, इस चीज के डिस्कवरी से कुछ हद तक हम लोग इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। so पहली चीज निकल के आती है अबाउट लॉकस्ट कि लॉकस्ट क्या है। दूसरा टॉपिक निकल के आया कि हाउ इट कैन इम्पैक्ट द फूड सिक्योरिटी, हाउ इट कैन इम्पैक्ट द फूड सिक्योरिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द what steps the government can take in order to lessen this thing, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा, जिसको अगर स्क्रीनशॉट लें तो ले सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से स्टूडेंट्स कि मैं आप लोग के लिए क्विज भी लेकर आऊंगा, तो ये क्विज है। देखते हैं फर्स्ट टॉपिक क्या है क्विज का हमारे। ये 7 मई के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, उनका ही मैंने क्विज में लाया हूं उन्हीं के फॉर्मेट में। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने अनाउंस किया है इंसेंटिव किसके लिए, किसानों के लिए, फॉर डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस DSR। ऐसा कौन सा स्टेट है? सो द स्टेट इज पंजाब, द स्टेट इज पंजाब, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं व्हाट इज द न्यू टोटल फर्टिलिटी रेट। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो इंडिया में एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 वो क्या है? सो दिस इज योर 2.0। नेक्स्ट हम देखते हैं जो डीलिमिटेशन कमीशन है, ठीक है, जो डीलिमिटेशन कमीशन है उसका हेड कौन है, उसका हेड कौन है इन मेकिंग द इलेक्टोरल मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन है? वो है हमारे ऑनरेबल जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, रंजना प्रकाश देसाई, जिन्होंने रीड्रिव्यू किया, जिन्होंने दोबारा से बनाया इलेक्टोरल मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं विच इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी रिसेंटली पास्ड अ स्टार्टअप पॉलिसी टू सपोर्ट 15,000 स्टार्टअप्स बाय 2030। सो दिस इज नन अदर देन आर न्यू दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में यह चीज रिसेंटली पास हुई है विच इज कॉल्ड दी स्टार्टअप पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऐसी कौन सी संस्था है जिसने अभी अभी रिलीज किया है प्रोमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स रिपोर्ट। सो प्रोमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स रिपोर्ट ये बेसिकली रिलीज की है आपकी नीति आयोग ने, नीति आयोग ने। सो ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है, इसका ऑप्शन 20 का आंसर है, इसका सी आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा ये तो बहुत ही इजी है, मतलब इजी तो खैर सारे ही हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है ना, ये वॉशिंगटन डिक्लेरेशन, ये तो मैंने खुद अभी आई थिंक कल या परसों की न्यूज़ है उसमें ही हुआ था कवर। सो जिन्होंने देखा है दोस्त कैन आंसर इजीली। सो वॉशिंगटन डिक्लेरेशन है, ये दो देशों के बीच में समझौता है, पहला है यूएसए और दूसरा है आपका क्या, साउथ कोरिया, दूसरा है साउथ कोरिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट इज विच कंपनी हैज रिसेंटली अपग्रेडेड, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने अभी अभी अपग्रेड किया है क्या, स्टेटस ऑफ, ऐसा ओहदा जो कि नवरत्न सीपीएससी है इन मई 2023, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने अपने आप को अपग्रेड किया है, सो वो है RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रैपिड सपोर्ट फोर्स जो RSF है, RSF रैपिड सपोर्ट फोर्स which is seen in the news is a paramilitary group of which country। मैं आपको हिंट देता हूं, मैंने ये 3-4 दिन पहले आई थिंक कवर किया था, और ये देश इट इज इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। सो मेक अ गेस, कौन सी इसमें से हो सकती है, इट इज योर सूडान, ठीक है, दिस इज योर सूडान, आंसर नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है फिट फॉर 55, फिट फॉर 55 इज एसोसिएटेड, ये लिंक है किस चीज से, सो फिट फॉर 55 पैकेज इज बेसिकली गिवन बाय द यूरोपियन यूनियन, बाय द यूरोपियन यूनियन, ठीक है, बाय द यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ऐसी कौन सी संस्था है जिसने लॉन्च किया है लिक्विड डाई अमोनियो फॉस्फेट, लिक्विड DAP इन इंडिया, ऐसी कौन सी संस्था है जिसने DAP को इंडिया में इनिशिएट किया है, इंडिया में लाया है, सो वो है आपकी इफ्को, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाउ विच टर्म डेनोट्स the extremely luminous and powerful active galactic nucleus, ऐसा कौन सा टर्म है जो डिनोट करता है एक्सट्रीमली ल्यूमिनस एंड पावरफुल एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस, सो वो टर्म है आपका क्वासर, टर्म है आपका क्वासर। ये संडे के पेपर में आया हुआ था, ठीक है, ये आई थिंक मार्च या अप्रैल की बात है, ये टॉपिक न्यूज में था बहुत ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल सोर्स फूड टू हेल्दी डाइट्स, ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जिसने कंट्रीब्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल, मतलब कि जो जमीनी जानवर रहते हैं वो एक तरह से सोर्स ऑफ फूड को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये रिपोर्ट कौन लाया था, ये रिपोर्ट लाया था फूड एंड FAO लाया था, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, व्हाट इज द टारगेट growth of medical devices industry by 2030, so medical devices industry by 2030 का ग्रोथ क्या है एज पर नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी ऑफ 2023, मतलब कि इस पॉलिसी के तहत जो मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री हैं वो कितने दर पर कितने वो मॉनेटरी वैल्यू से ग्रो करेंगी, सो वो है आपका
$50 बिलियन, $50 बिलियन। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट में, एज ऑफ 2023 व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट क्या है ऑन डिपॉजिट्स, अगर जमा कर रहे हैं किसमें, अंडर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट। सो ये अकाउंट है, इसमें कितना आपको दर मिलता है, इसमें आपको 7.5% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। 7.5% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। सो आप लोग ये देखिए कि करंट अफेयर्स में हम लोग सिर्फ टॉपिक ही डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम साथ साथ में आपके लिए क्विज भी लेकर आ रहे हैं, जो कि वन डे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप लोगों को क्या करना है, डेली बेसिस पे ये क्विज को देखना है, पहली चीज। दूसरी चीज कि आप लोगों को करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज नोट्स बनाने हैं, टॉपिक वाइज नोट्स, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज ये, तीसरी चीज ये कि आप लोग को डेली रिवीजन सीरीज भी देखनी है, मेरी रिवीजन सीरीज, जो कि मैं हर 2 दिन में एक बार अपने इस वीडियो पर लेकर आऊंगा, ठीक है। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज गिव अ लाइक टू दिस वीडियो। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप लोग के कोई भी डाउट्स हैं सो प्लीज फील फ्री टू रीच अस आउट, ठीक है। हम लोग फिर आपसे मुलाकात होगी आपकी और हमारी कल इसी वक्त इसी जगह, ठीक है। और तब तक के लिए जय हिंद और टेक केयर।